ये कहानी तारा और माला नाम की दो अनाथ बहनों की है। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो अपना पेट भरने के लिए कूड़ा बीनने का काम करती थी। दीदी, सुबह से कुछ खाया नहीं, बड़ी भूख लग रही है। बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाती हूँ। इतना कहकर माला अपनी छोटी बहन तारा को लेकर हलवाई की दुकान पर गई। वहाँ उसने 10 रुपए के 2 समोसे खरीदे। फिर दोनों ने मजे से समोसे खाए। दीदी, आज तो मजा ही आ गया। समोसा बहुत बढ़िया था। काश ऐसा खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं तारा, हम रोज रोज अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, अब चल घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ दीदी, सुबह से कूड़ा बीनते बीनते मैं भी बहुत थक गई हूँ। फिर दोनों बहनें अपनी टूटी हुई झोपड़ी में चली गई। कुछ रोज बाद गांव में बहुत तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो भी बारिश में बह गया। ये देख माला फूट फूट कर रोने लगी। अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? दीदी रो मत, चलो हम सेठ जी के पास चलते हैं। उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। तुम्हें पता भी है सेठ कितना लालची और कंजूस है, भला वो हमारी क्या मदद करेगा? चलो तो दीदी एक बार जाकर उनसे मदद मांग कर देखते हैं। उनका सेठ मदन लाल बहुत ही कंजूस था। वो उन दोनों को कबाड़ के बदले बहुत कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे। तुम दोनों यहाँ इस वक्त? आज कबाड़ बीनने नहीं गए तुम दोनों? सेठ जी, दरअसल हमारी झोपड़ी बारिश में बह गई। रात भर हम सोए भी नहीं है। हमें बहुत भूख लगी है। हमें कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है। बारिश में हमारा सारा सामान भी बह गया। हम जल्दी ही कबाड़ बीनकर आपके पैसे लौटा देंगे। इतने में सेठ मदन लाल की पत्नी ललिता आई। वो भी कुछ कम नहीं थी। वो 1 नंबर की लालची औरत थी। पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं जो तुझे दे दे? हाँ। सेठानी जी, आप जो बोलेंगी वो काम मैं करूंगी। मेरी छोटी बहन है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? आपकी दुकान के बाहर जो टीन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है, रह लेना। दुकान के बाहर क्यों, यहाँ हमारे तबेले में रह लेना। लेकिन उसके बदले तुझे मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी दूंगी। बोलो, मंजूर है? ठीक है सेठानी जी, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। दोनों बहनें तबेले में जो जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो गई। फिर अगली सुबह दोनों बहनें घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बीनने के लिए निकल गई। फिर रात को थकी हारी दोनों बहनें खाने का इंतजार कर रही थी। तभी तारा बोली, दीदी आज सेठानी के घर से पकवान बनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ियाँ बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खाकर। तारा, मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी दोबारा से डाल लेंगे। तब तुम्हारी बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौरी बनाकर खिलाएगी। दोनों बहनें आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी ललिता वहाँ आई और उन्हें 4 बासी रोटी थमाकर चली गई। ये देख माला बोली, सेठानी, आप तो कचौड़ियाँ बना रही थी ना? मेरी छोटी बहन तारा कब से कचौरी खाने का इंतजार कर रही थी। उसका बड़ा मन था कचौरी खाने का। एक दे देती तो। चुप कर, वो अमीरों का खाना है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से सूखी रोटी खाओ और सो जाओ। सुबह उठकर घर का काम भी करना है तुम दोनों को। इतना बोलकर सेठानी ललिता वहाँ से चली गई। वहीं तारा और माला की आंखों में सूखी बासी रोटी देखकर आंसू आ गए। फिर माला ने तारा से कहा, चुप हो जा मेरी प्यारी बहन, मैं जल्द ही तुम्हें कचौरियाँ बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों बासी रोटी खाकर सो गई। फिर अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो दोनों कूड़ा बीनने गए, तभी तारा ने कचरे के ढेर में एक चमकती हुई चीज देखी। फिर वो अपनी बहन माला से बोली, दीदी यहाँ आओ, देखो ना यहाँ क्या है। यहाँ कुछ चमक रहा है। माला ने जब कचरे का ढेर हटाया तो उसे चमचमाती हुई कढ़ाई दिखाई दी। ये कढ़ाई हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर इसके पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपनी बहन तारा को इस कढ़ाई में कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। फिर वो दोनों उस कढ़ाई को छुपाकर तबेले में ले आए। माला कढ़ाई को हाथ में लिए तारा से बोली, देखना तारा, एक दिन मैं तुम्हारे लिए इसी कढ़ाई में कचौरियाँ बनाऊंगी। दीदी मेरा तो अभी भी मन हो रहा है कचौड़ी खाने का। काश कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौरी से भर जाए। इतना कहते ही कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों बहनें ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान थी।
इसका मतलब ये जादुई कढ़ाई है, तभी ये इतना चमक रही है। मैं कुछ और कहकर देखती हूँ, काश फिर से जादू हो जाए और ये कढ़ाई गुलाब जामुन से भर जाए। माला के इतना कहते ही कढ़ाई गुलाब जामुन से भर गई। ये देख तारा हैरानी से बोली, दीदी देखो, कढ़ाई गुलाब जामुन से भर गई। मुझसे तो अब और इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गई हैं। चलो जल्दी से कचौड़ी और गुलाब जामुन खा लेते हैं। फिर उन दोनों ने पेट भरकर कचौड़ी और गुलाब जामुन खाए। उसके बाद दोनों ने उस कढ़ाई को घास फूस से ढककर छुपा दिया। अब जब भी उन दोनों को भूख लगती, वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी रोटी गाय भैंस को डाल देते। धीरे धीरे उन दोनों बहनों की सेहत में बदलाव होने लगा। वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त दिखने लगी। ये देख सेठानी ललिता अपने पति सेठ मदन लाल से बोली, इन दोनों को तो मैं रोज बासी रोटी देती हूँ, फिर भी ये दोनों कमजोर होने के बजाय दिन पर दिन फूलते क्यों जा रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सही कहा भाग्यवान, मैं अभी देख रहा हूँ कुछ दिनों से उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कबाड़ बीनते समय इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? तुम उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दो। फिर ललिता ने उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर उसे एक रात जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। तारा, आज तुम्हारा क्या मन है खाने का? तुम इस जादुई कढ़ाई से मांग लो। दीदी मेरा तो आज मन गाजर का हलवा खाने का कर रहा है। काश ऐसा जादू हो जाए और कढ़ाई गाजर के हलवे से भर जाए। इतना कहते ही कढ़ाई गाजर के हलवे से भर गई। दोनों बहनें बड़े मजे से गाजर का हलवा खाने लगे। ये सब नजारा चुपके से खिड़की से देख रही ललिता बोली, अच्छा तो ये जादुई कढ़ाई है जो इन कूड़ा बिनने वाली भिखारियों को अमीरों वाला खाना देती है। इस कढ़ाई को तो मुझे अपने कब्जे में करना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही ललिता ने वो कढ़ाई अपने कब्जे में कर ली। फिर वो खुश होते हुए अपने पति मदन लाल से बोली, देखो जी, ये है उन दोनों अनाथ बहनों की सेहत का राज। ये जादुई कढ़ाई मैं चुरा कर ले आई हूँ। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और कढ़ाई गर्मा गर्म बिरयानी से भर दे। ललिता के बोलते ही जादुई कढ़ाई बिरयानी से भर गई। ये देख सेठ मदन लाल खुश होते हुए बोला, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तुम्हें कभी खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर गर्मा गर्म बिरयानी खाया। उसके बाद मदन लाल बोला, बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। अब बस गर्मा गर्म दूध पीने को मिल जाए, फिर तो मजा ही आ जाए। तो अभी लो एक कढ़ाई, हमें गर्मा गर्म दूध चाहिए। तुरंत ही कढ़ाई गर्म दूध से भर गया। गर्म दूध देख तुरंत ललिता बोली, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा गर्म दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गरम गरम दूध की नदी बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर चलने लगे। अरे बस कर जादुई कढ़ाई, अब दूध देना बंद कर दे। मेरा पैर बहुत जल रहा है। अरे भाग्यवान, कुछ करो वरना हम इस गर्म दूध की नदी में जलकर मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी बुरी तरह घबरा गए और गर्म दूध की वजह से उन दोनों के पैरों में छाले पड़ गए। कोई हमारी मदद करो, हे भगवान, इस जादुई कढ़ाई को कैसे रोके? सेठ सेठानी की चीखने की आवाज सुनकर माला दौड़ी हुई उनके कमरे में आई। आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको मुसीबत में डाल दिया। माला, हमें बचा लो। मैं दोबारा कभी लालच नहीं करूंगी। भगवान के लिए कुछ करो और इस गर्म दूध की नदी को रोक दो। ठीक है सेठानी जी, जादुई कढ़ाई अपना जादू दिखा और इस घर को ठंडे पानी से भर दे। इतना बोलती ही कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। तभी सेठानी ललिता बोली, माला, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन इस पानी की नदी को रोक लो, नहीं तो हमारा घर डूब जाएगा। माला कुछ सोचते हुए बोली, ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। माला के इतना बोलते ही जादुई कढ़ाई हमेशा के लिए गायब हो गई। फिर दोनों सेठ सेठानी माला से माफी मांगते हुए बोले, आज अगर तुम नहीं होती तो हम मर ही जाते। माला बिटिया, हमें माफ कर दो। हाँ माला बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच पाई है। कोई बात नहीं सेठ जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे कूड़ा बीनने भी जाना है। माला बिटिया, अब तुम्हें कूड़ा बीनने की जरूरत नहीं। आज से तुम कभी अनाथ नहीं कहलाओगी। अब से तुम इस घर में मेरी बिटिया बनकर रहोगी। साथ ही तुम्हें मैं रोज अमीरों वाला खाना भी खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। एक समय की बात है, कीर्ति अपने पिता राकेश, सौतेली माँ महिमा और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहा करती थी।
महिमा थी तो कीर्ति की सौतेली माँ, लेकिन वो कभी भी कीर्ति के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार नहीं करती थी। जब से वो कीर्ति के पिता से शादी करके घर आई थी, तब से ही वो कीर्ति को सगी माँ जैसा प्यार दे रही थी और इसी कारण कीर्ति की सौतेली बहन दिव्या कीर्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ उसके हिस्से का सारा प्यार कीर्ति को दे रही है, इसलिए धीरे धीरे बचपन से शुरू हुई नफरत जवानी में जाकर और ज्यादा बढ़ जाती है और दिव्या कीर्ति से बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाती है। समय ऐसे ही गुजर रहा था। एक दिन महिमा और राकेश एक शादी में जा रहे होते हैं, इसलिए महिमा कीर्ति को बुलाती है और कहती है, कीर्ति बेटा, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी टीचर की शादी में जा रहे हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ले जा नहीं पा रहे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम वहाँ से तुम्हें वीडियो कॉल जरूर करेंगे और तुम्हारी टीचर से तुम्हारी बात भी कराएंगे। लेकिन अभी तुम घर पर रहकर आराम करना। और हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारी और दिव्या की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन हो सके तो उसका ध्यान रखना। वो छोटी है, गलतियाँ करती है, लेकिन तुम तो बड़ी बहन हो, तुम ही उसे संभालना है। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। आप बेफिक्र होकर शादी में जाइए और वीडियो कॉल करना मत भूलना। इसके बाद महिमा और राकेश शादी के लिए निकल जाते हैं, परंतु पूरी रात बीत जाती है। ना तो वो लोग वीडियो कॉल करते हैं और ना ही वो लोग घर आते हैं। कीर्ति और दिव्या बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाती हैं। सुबह होने को आई है, लेकिन मम्मी पापा का कोई अता पता नहीं है। वो लोग कभी भी किसी की शादी में इतना समय नहीं रुकते। कीर्ति और दिव्या चिंता में होते हैं कि तभी उन्हें एक कॉल आता है कि उनके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये खबर सुनकर दोनों बहनें बिना देर लगाए बताए गए अस्पताल पहुंच जाती हैं। परंतु जब तक कीर्ति और दिव्या अस्पताल पहुंचती है, उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनों के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, परंतु कीर्ति किसी तरह अपने आप को संभालती है और दिव्या के साथ मिलकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करती है। फिर कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन कीर्ति दिव्या के कमरे में जाती है तो देखती है कि दिव्या बहुत ही गुमसुम बैठी है। कीर्ति उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, दिव्या, मैं जानती हूँ जो भी हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ, लेकिन अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। सही कहा, जो भी हुआ बिल्कुल सही नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह सिर्फ तू है। तेरी टीचर की शादी में ही मम्मी पापा बाहर गए थे और इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तू ही उनकी मौत की जिम्मेदार है। दिव्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक तो जब से माँ शादी करके इस घर में आई है, तब से मेरे हिस्से का प्यार तुझे मिलने लग गया। तूने मेरे हिस्से का प्यार छीन लिया और अब तूने मेरी माँ और पापा को भी छीन लिया। आखिर तो चाहती क्या है? दिव्या की ये बात सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। क्योंकि घर के कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अब घर में पैसों की कमी होने लग जाती है। फिर एक दिन दिव्या कीर्ति के पास आती है और कहती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बोलो दिव्या। तेरी वजह से इस घर के कमाने वाले की जान गई है, इसलिए अब से तुझे बाहर जाकर पैसे कमाने होंगे। लेकिन मैं काम करूँगी क्या? मुझे तो कुछ नहीं आता। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे ही बाहर जाकर काम करना होगा। कीर्ति बहस नहीं करना चाहती थी और न ही अपनी बहन को काम करने बाहर भेजना चाहती थी, इसलिए वो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और बाहर जाकर कुछ काम ढूंढने लग जाती है। क्योंकि कीर्ति ने एक पार्लर का कोर्स कर रखा था, इसलिए उसे एक पार्लर में काम मिल जाता है और वहीं से वो पैसे कमाने लग जाती है। परंतु कीर्ति जब भी महीने के अंत में अपनी सैलरी लेकर आती थी, तो दिव्या कीर्ति के हाथ से आधी से ज्यादा सैलरी छीन लेती थी और उन पैसों को अपने फालतू के खर्चे में उड़ाती रहती थी। इस महीने भी ऐसा ही होता है। कीर्ति जब अपनी सैलरी लेकर आती है, तो दिव्या उसके हाथ से आधी से ज्यादा सैलरी छीन लेती है। लेकिन इस बार कीर्ति को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये बहुत गलत बात है दिव्या। मैं पूरे महीने बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम इन पैसों को अपने आवारा दोस्तों और इन फालतू के ब्रांडेड कपड़ों में उड़ा देती हो।
मैं तुझसे पैसे इसलिए लेती हूँ क्योंकि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर तेरी वजह से पापा की जान नहीं जाती तो वो मुझे इससे भी ज्यादा पैसे हर महीने देते। इसलिए अब अपना मुंह बंद कर और निकल जा मेरे कमरे से। ऐसा कहकर दिव्या कीर्ति को अपने कमरे से भगा देती है। बेचारी कीर्ति बहुत ज्यादा भोली थी, इसलिए वो दिव्या को कुछ नहीं कह पाती। फिर ऐसे ही एक दिन कीर्ति सुबह सुबह काम पर जा रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसे पीछे से टक्कर मार देती है और वो वहीं गिर जाती है। फिर कीर्ति को जब होश आता है तो वो एक अस्पताल में होती है और उसके सामने डॉक्टर खड़े होते हैं। मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर मौजूद कुछ लोग तुम्हें यहाँ ले आए। हमने तुम्हारा इलाज कर दिया है और अब तुम खतरे से बाहर हो। लेकिन क्या? लेकिन इस हादसे में तुम्हारी टांग चली गई है। अब तुम अपाहिज हो गई हो। डॉक्टर की बात सुनते ही कीर्ति के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पैर की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर किसी तरह कीर्ति एक आदमी को अपना एड्रेस बताती है और वो आदमी अपनी गाड़ी से कीर्ति को घर छोड़ देता है। दिव्या जब कीर्ति की ये हालत देखती है तो वो उसे सहारा देने की जगह उस पर ही भड़कने लग जाती है। मैं जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया होगा ताकि तुझे बाहर जाकर पैसे ना कमाने पड़े और घर पर रहकर तू आराम करे और तेरे बदले मैं बाहर जाकर काम करूँ। लेकिन मैं बता दूं कि तू बहुत गलत सोच रही है। चाहे तेरी टांग कटे या हाथ, बाहर जाकर पैसे तो तू ही कमाएगी और कैसे कमाएगी ये तू जान। चाहे भीख मांग, चाहे कुछ भी कर, मुझे हर महीने पैसे चाहिए, समझी? दिव्या की बातें सुनकर कीर्ति का मन और ज्यादा दुखी हो जाता है और वो किसी तरह बैसाखियों के सहारे घर से निकलकर जंगल में एक शांत जगह आ जाती है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है जो दिव्या मुझसे इतनी नफरत करती है? अरे ऐसे समय में तो दुश्मन भी दुश्मनी भुलाकर मदद कर दे, लेकिन दिव्या वो मुझसे दुश्मनों से भी बुरा व्यवहार करती है। आखिर क्यों? ऐसा कहते कहते कीर्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती है। लेकिन तभी कीर्ति को एहसास होता है कि उसके सर पर कोई बड़े प्यार से अपना हाथ फेर रहा है। कीर्ति जब अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो उसके सामने बहुत ही सुंदर सी परी खड़ी होती है। आप तो परी हैं, लेकिन आप यहाँ? कीर्ति, मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो परी कीर्ति को अपने साथ जंगल के बीचों बीच ले जाती है। जब कीर्ति वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल पेड़ है और उस विशाल पेड़ पर एक कमल का घर बना हुआ है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। परी कीर्ति को उस जादुई कमल के घर के अंदर ले जाती है और फिर कहती है, कीर्ति, तुम जानती हो ये घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि ये जादुई कमल का घर है। इसे रानी परी ने यहाँ बनाया है ताकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की इच्छाएं पूरी करी जा सके। तुम इस घर से कोई भी एक इच्छा मांगकर पूरी कर सकती हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, हीरे जवाहरात तो सब कमाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान का शरीर सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बार अगर वो चला जाए तो वापस कभी नहीं आता। इसलिए मैं अपनी कटी हुई टांग वापस पाना चाहती हूँ ताकि मैं किसी पर बोझ ना बन सकूं। ठीक है कीर्ति, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी होगी। जादुई कमल के घर के कहने पर कीर्ति अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है तो उसके पैर वापस आ जाते हैं। ये देखकर वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और परी का धन्यवाद करने लग जाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। जब दिव्या कीर्ति की टांग को सही देखती है तो वो हैरान रह जाती है और उससे सारी बात पूछती है और कीर्ति अपने भोलेपन में दिव्या को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दिव्या कहती है, सच में तू बेवकूफ थी, तू बेवकूफ है और तू बेवकूफ ही रहेगी। तेरे पास कुछ भी मांगने की इच्छा थी तो तू दुनिया भर का खजाना या दौलत नहीं मांग सकती थी। मांगा भी तो तूने क्या? अपनी टांग, जो किसी काम की नहीं है। चल छोड़, तो जैसे बेवकूफ से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। तू मुझे ये बता कि वो जादुई कमल का घर है कहाँ? मैं वहाँ खुद जाऊंगी। कीर्ति दिव्या को वहाँ का रास्ता बता देती है और दिव्या बिना देर लगाए वहाँ पहुँच जाती है।
ये जादुई कमल का घर तो सच में बहुत ज्यादा बड़ा और सुंदर है। लगता है आज मेरी लॉटरी लगने वाली है। दिव्या जैसे ही जादुई कमल के घर के अंदर जाती है, उसे वही परी दिखाई देती है। तुम्हें क्या चाहिए दिव्या? अच्छा, तो तुम ही हो वो परी। ठीक है, अगर तुम इच्छा पूरी करती हो तो मेरी भी इच्छा पूरी करो। मुझे ढेर सारी धन दौलत चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम दोनों बहनों के पास धन की कमी हो गई है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर वो परी उस जादुई कमल के घर में रखी एक अलमारी को खोलती है, जिसमें ढेर सारा सोना चांदी और धन दौलत पड़ी होती है। उसमें से कुछ सोने के सिक्के परी निकाल कर दिव्या को दे देती है, परंतु दिव्या उतने सिक्कों से खुश नहीं होती। इतने थोड़े से धन का मैं क्या करूँगी? मुझे उस अलमारी में पड़ा सारा धन चाहिए। दिव्या, ये धन जरूरतमंद लोगों के लिए है और मैं जानती हूँ जितना धन मैंने तुम्हें दिया है उतना तुम्हारे लिए काफी है। लगता है ये परी मुझे ऐसे ये धन ले जाने नहीं देगी। मुझे इस परी को मार कर ये सारा धन प्राप्त करना होगा। ऐसा सोचकर दिव्या अपने मन में योजना बनाती है और फिर अचानक से ही परी पर वार करने लग जाती है, परंतु वो जादुई कमल का घर दिव्या को ऐसा करने से रोक लेता है और दिव्या की एक टांग और एक हाथ काट देता है। ये तुमने क्या किया? मेरे टांग, मेरे हाथ, मैं उनके बिना कैसे गुजारा करूंगी? ये तुम्हारे किए की सजा है। तुमने आज तक जो भी कीर्ति के साथ किया और आज जो तुम परी के साथ करने जा रही थी, ये सब उसी का फल है। अब तुम्हें ऐसे ही जीवन बिताना पड़ेगा जब भी तुम्हें अकल आएगी कि किसी का दर्द, किसी की पीड़ा क्या होती है। इसके बाद वो जादुई कमल का घर दिव्या को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देता है। दिव्या जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है और कीर्ति को सारी बात बताती है। कीर्ति को दिव्या के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दिव्या का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग जाती है। उसका खाना पीना, रहना सोना, हर चीज का कीर्ति ध्यान रखने लग जाती है और ये सब देखकर दिव्या को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कीर्ति से अपने किए के लिए माफी मांगती है। कीर्ति भी बड़ा दिल रखकर दिव्या को माफ कर देती है और उसके बाद से वो दोनों बहनें आपस में मिलकर हंसी खुशी रहने लग जाती है।